हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहली हेडिंग बनाई है दैनिक जागरण ने, वो हेडिंग है कोविड शील्ड व कोवैक्सीन को मंजूरी दो, नहीं तो भारत आने पर क्वारंटाइन हो। आपको पता होगा, पिछली न्यूज़ में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोविड शील्ड और कोवैक्सीन ने अप्लाई नहीं किया था, जिस वजह से ग्रीन पास जो मिलता है उसमें ये दो वैक्सीन नहीं है। इसलिए लोगों को अब दिक्कत होगी। यूरोपीय यूनियन ने इसको गिव एंड टेक का फार्मूला सुझाया है ताकि इन दो वैक्सीन को उसमें ऐड किया जा सके। तो इसमें सबसे पहले दो बातें हैं, ग्रीन पास क्या होता है और यूरोपीय यूनियन। तो सबसे पहले हम यूरोपीय यूनियन के बारे में जानते हैं। देखिए, यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है ये यूरोपीय यूनियन, जिसमें आपस में प्रशासनिक साझेदारी होती है जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इसकी जो स्थापना है वो 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से हुई थी और ये 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। उसके बाद है ग्रीन पास। ग्रीन पास क्या होता है? देखिए, यूरोपीय संघ की डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र योजना या ग्रीन पास योजना गुरुवार से प्रभाव में आ जाएगी, यानी आज से प्रभाव में आ जाएगी, जिसके तहत कोविड-19 महामारी के दौरान स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति होगी। इस रूपरेखा के तहत उन लोगों को ईयू के अंदर यात्रा पाबंदियों में छूट होगी जिन्होंने यूरोपीय मेडिकल एजेंसी यानी ईएमए द्वारा अधिकृत टीके लगवाए हैं और कोविड शील्ड और कोवैक्सीन ने अप्लाई ही नहीं किया, इसलिए इन्हें वो आप कह सकते हैं कि परमिशन दी नहीं गई है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से भारत निर्मित कोवैक्सीन कोविड शील्ड को डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट में शामिल नहीं किए जाने से उपजी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने गिव एंड टेक फार्मूले का प्रस्ताव किया है। यानी ईयू भारत की वैक्सीन को वहां आने जाने के लिए प्रमाणित करता है तो भारत भी डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट को वीजा देने में प्राथमिकता देगा। यानी कि अगर वो इन दो वैक्सीन को मंजूरी दे देते हैं तो अगर यूरोप से कोई भारत में आता है तो उसे क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि दो तरीके से एक सौदा किया जा रहा है। अब अगर वो पॉजिटिव है बंदा, या फिर आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव नहीं है, उस समय उसके लक्षण हल्के फुल्के होंगे, तो उसे क्यों नहीं क्वारंटाइन। आप अपनी दवाओं को प्रमाणित कराने के लिए इतनी छूट दे सकते हैं, ये समझ से परे है। कोरोना से मौत पर मुआवजे का हक, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा या अनुग्रह राशि दिए जाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि न्यूनतम राहत की गाइडलाइन तय करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए का विधायी कर्तव्य है। अब ये एनडीएमए क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देखिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है ये, जिसका काम प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा उनसे लड़ने के लिए क्षमता निर्मित करना है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और अधिकतम 9 सदस्य इसकी समिति में हो सकते हैं। कोरोना से मौत पर अनुग्रह राशि देना इसमें शामिल किया गया है। इस बारे में गाइडलाइन नहीं जारी करना एनडीएमए की अपने विधायी कर्तव्य निर्वहन में नाकामी है। कोर्ट ने एनडीएमए को आदेश दिया है कि वह 6 सप्ताह के भीतर अनुग्रह राशि देने के बारे में न्यूनतम राहत की गाइडलाइन जारी करे। यह राशि कितनी होगी, यह फैसला कोर्ट ने एनडीएमए के विवेक पर छोड़ दिया, जो उपलब्ध कोष, महामारी के दौरान इंतजाम और राहत की प्राथमिकताओं को देखते हुए तय होगी। साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल किया जाए और उसमें स्पष्ट तौर पर कारण कोरोना से मौत दर्ज किया जाए। नेक्स्ट न्यूज है कि कोरोना वायरस पर शोध कर रही थी चीनी सेना।
कोरोना वायरस के फैलने के पीछे चीनी साजिश की आशंका और पुख्ता हो रही है। अब तक जो शोध में निकल कर आया है उसको लेकर सेना के संबंधों को नकार रहे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का यह दावा झूठा साबित हुआ है। इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस पर शोध करने वाली और वैट वुमेन के नाम से प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर सी झेंगली के संबंध चीनी सेना के वैज्ञानिकों से होने की बात सामने आई है। फॉक्स न्यूज ने अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें डॉक्टर झेंगली को और चीन के सैन्य वैज्ञानिकों के बीच संबंधों की पुष्टि इसमें दिख रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डॉक्टर झेंगली ने सैन्य विज्ञानी टोन यांग के साथ 2018 में कोरोना को लेकर काम किया था। इसके बाद 2019 में डॉक्टर झेंगली ने झोउ यूसेन के साथ शोध किया था। 2020 में एक लेख में फुटनोट में जिक्र किया गया था कि झोउ की मौत भी हो गई। हालांकि उनकी मौत के कारण के बारे में स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। चीन ने कोरोना वायरस के शोध से जुड़े पुराने डाटा मिटा दिए हैं ताकि किसी भी तरह इसकी उत्पत्ति तक ना पहुंचा जा सके। इसमें कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच भी प्रभावित हुई है। 2021 की शुरुआत में चीन में जांच के लिए गई WHO की टीम को इस बात में बहुत कम ही प्रमाण मिल पाए हैं कि चीन किस तरह से शोध कर रहा था। नेक्स्ट न्यूज है एक दिन में जयशंकर की 10 देशों के विदेश मंत्रियों से वार्ता। इटली के मोटेरा शहर में दुनिया के शीर्ष 20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए मंगलवार का दिन काफी बिजी रहा। दिन भर चले G20 देशों की बैठक में व्यस्त रहने के बावजूद उन्होंने वक्त निकालकर एक दिन में 10 देशों के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय बैठक की। जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनियो ब्लिंकेन, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब, फ्रांस के विदेश मंत्री जे ले द्रां, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी, स्पेन के विदेश मंत्री अरंचा गांजुलेज के अलावा सिंगापुर, कनाडा, सऊदी अरब, मैक्सिको, इटली तथा अल्जीरिया के विदेश मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात की। वह द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत में कोरोना महामारी और उसे खत्म करने को लेकर होने वाले सहयोग के साथ ही कुछ देशों के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भी बात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ बैठक में एशिया प्रशांत और अफगान के मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। नेक्स्ट न्यूज है कि अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर जाएगा परिसीमन आयोग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परिसीमन आयोग क्या होता है। आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। ये जो आयोग है बार बार हाईलाइट हो रहा है। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। परिसीमन का कार्य एक उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1951 में 1951 में। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में पहले प्रस्तावित परिसीमन का काम तेज हो गया है। परिसीमन आयोग ने बुधवार को दिल्ली में इसे लेकर एक अहम बैठक की है जिसमें परिसीमन का काम समय पर पूरा करने के लिए सभी से सहयोग मांगा गया है और 6 से 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने का ऐलान किया गया है। इस दौरान वह सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परिसीमन पर चर्चा करेंगे और उनकी राय जानेंगे। परिसीमन आयोग के इस 3 दिवसीय दौरे में आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी मौजूद रहेंगे। दौरे में चंद्रा के रहने से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि वह चुनाव से जुड़ी तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। आयोग की इस पहल से साफ है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। खास बात यह है कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जम्मू कश्मीर के नेताओं की बुलाई गई बैठक में विधानसभा चुनाव को कराने का मुद्दा उठा था।
नेक्स्ट न्यूज़ है 3.5 लाख गांवों में पहुंचेगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट। जल्द ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश समेत 16 राज्यों के 3.61 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का काम शुरू होने जा रहा है। इन राज्यों में केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल के अलावा पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य शामिल हैं। इस काम के लिए सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल अपनाएगी। इसके लिए 19,041 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस राशि का इस्तेमाल वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में होगा। सबसे पहले आपको P3 यानी कि PPP के बारे में मालूम होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें 2 या 2 से अधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक सहकारी व्यवस्था है जो आमतौर पर दीर्घकालिक प्रकृति की होती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार निजी कंपनियों के साथ अपनी परियोजनाओं को पूरा करती है। निजी कंपनियां गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के साथ उसके रखरखाव एवं संबंधित कार्य करेगी। वैश्विक बोली के आधार पर कंपनी का चयन होगा और उन्हें VGF से मदद दी जाएगी। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई है। नेक्स्ट न्यूज है कि GST व्यवस्था में टैक्स दरें घटी, अनुपालन बढ़ा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि GST क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 से प्रभावित हुई है, लागू हुई है। GST को देश का सबसे बड़ा कर सुधार माना जाता है। इसके लागू होते ही सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी जैसे अप्रत्यक्ष कर से मुक्ति मिल गई है और उनकी जगह सिर्फ एक टैक्स यानी कि कर GST लगेगा, जो देश भर में एक जैसे स्थान पर समान रूप से लागू होगा। GST 4 प्रकार की होती है। CGST यानी कि केंद्र के हिस्से का टैक्स, SGST यानी राज्य सरकार के हिस्से का टैक्स, UGST यानी केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से का टैक्स, और IGST जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से होंगे। 2017 में 1 जुलाई को GST लागू होने के बाद से देश में टैक्स की दरें कम हुई हैं और अनुपालन बढ़ा है। GST व्यवस्था के 4 वर्ष पूरे होने के मौके पर वित्त मंत्रालय ने एक के बाद एक ट्वीट में कहा कि इस व्यवस्था के तहत देश भर में पिछले 4 वर्षों के दौरान 66 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार GST लागू होने के बाद करदाताओं में टैक्स का अनुपालन भी बढ़ा है। उत्पादन शुल्क, सेवा शुल्क तथा मूल्यवर्धित कर यानी वैट समेत 17 स्थानीय टैक्स और 13 सेस को खत्म कर 17 में पहली बार यानी 2017 में 1 जुलाई को GST व्यवस्था लागू की गई थी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि GST ने टैक्स अनुपालन को आसान कर दिया है। कोरोना के बीच GST काउंसिल ने कारोबारियों की राहत के लिए कई स्पष्टीकरण भी जारी किए हैं। GST के तहत 40 लाख रुपए तक सालाना राजस्व वाले कारोबारियों को दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं 1.5 करोड़ तक राजस्व वाले कारोबारी कंपोजिट स्कीम चुनकर सिर्फ 1% GST देकर कारोबार कर सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है चीन के खिलाफ मजबूत कड़ी बनता भारत, और ये आर्टिकल लिखा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हर्षवी पंत द्वारा। आर्टिकल में चीन जिस तरीके से वैश्विक तौर पर कमजोर पड़ा है, किसी भी लिहाज से अगर देखा जाए उसकी जो साख है वो धूमिल हुई है, कमजोर पड़ी है कोरोना वायरस की वजह से, और कई बड़े देशों ने वहाँ से पलायन भी कर लिया है अपने कारोबार को लेकर। तो अब वो भारत की तरफ इस दृष्टि से देख रही है कि वो एक नया हब बन सकता है एशिया में। तो इसी से रिलेटेड है ये आर्टिकल। चीन के दिनों दिन उभार के कारण वैश्विक ढांचे में उथल-पुथल जारी है। जब भी बड़ी शक्तियों का उदय या अस्त होता है तब ऐसी हलचल स्वाभाविक है, लेकिन मौजूदा मामले में दिलचस्प यह है कि उसमें आम सहमति एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर केंद्रित हो रही है। पिछले वर्ष की शुरुआत तक पश्चिमी देशों में नीति नियंता आश्वस्त थे कि बीजिंग के साथ कड़ियां जोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन को लेकर कड़े रुख का वे
उपहास उड़ाया करते थे। अब ट्रंप की वे कोशिशें आखिर कामयाब होती दिख रही हैं। जहां दुनिया भर के नीति नियंता भारत को साधने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, वहीं वैश्विक मीडिया के एक वर्ग में बड़ी अजीबोगरीब दलील दी जा रही है, जिसमें नए वैश्विक संतुलन की खोज में भारत को कथित कमजोर कड़ी बताया जा रहा है। यह धारणा कोविड की दूसरी लहर से निपटने में भारत की नाकामी पर आधारित है, जिसने भारतीय राज्य की अक्षमताओं को उजागर किया। यह दलील एक ऐसे दौर में प्रचलित की जा रही है जब भारत वास्तव में उन सबसे मुखर आवाजों में से एक के रूप में उभरा है, जो चीन से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जिम्मेदारी से पेश आने की मांग कर रही है। यह अचानक ही घटित नहीं हुआ है, बल्कि कई वर्षों से उसकी पूर्व पीठिका तैयार हुई है। जब भी भारत के उदय की बात आती है तो उसमें देश की क्षमताओं का अभाव हमेशा एक अवरोध रहा है, लेकिन बीते कुछ महीनों में चीजें बदली हैं। भारत ने दिखाया है कि आपदाओं से निपटने में उसकी क्षमताएं बेहतर हो रही हैं। जब से दूसरी लहर ने भारत में दस्तक दी है, तब से वैश्विक और भारतीय बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने कहना शुरू कर दिया है कि अब तो भारत की कहानी खत्म। चीन के खिलाफ भारत का कड़ा रुख पिछले कुछ अरसों से भारतीय सामरिक भाव भंगिमा का अहम भाग रहा है। यहां तक कि जब पश्चिम बीजिंग से आप कह सकते हैं गलभिया करने में लगा था, तब उस दौरान भी नई दिल्ली कई मोर्चों पर चीन को चुनौती देने में जुटा था। स्पष्ट है कि भारत ने कई मोर्चों पर चीन को कड़ी चुनौती दी है और महामारी का वैश्विक समाधान निकालने में दुनिया को दिशा भी दिखाई है। निसंदेह इसमें भारत के राष्ट्रीय हितों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसने वैश्विक समुदाय को प्रेरित भी किया है। जब विश्व की बड़ी शक्तियां चीन की चुनौतियों के खिलाफ एकजुट हो रही हैं, तब उन्हें भारत के रूप में एक मजबूत और भरोसेमंद मित्र दिख रहा है। वैश्विक मीडिया के कुछ तबकों को भले ही यह असहज लगे, लेकिन विश्व की जो बड़ी शक्तियां जिनका पहले से ही भारत की ओर झुकाव है, वे अवश्य उसे एक सम्मोहक साझेदार के रूप में देखेगी। अपनी तमाम घरेलू चुनौतियों के बावजूद भारत चीन के खिलाफ खड़ा होकर एक वैश्विक लीडर के रूप में अपनी अपेक्षित भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। नेक्स्ट आर्टिकल है नजीर न माना जाने वाला फैसला, और यह आर्टिकल लिखा है नीति विश्लेषज्ञ अजय खेमरिया द्वारा। दिल्ली दंगों में आरोपित 3 छात्रों की जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के जमानत आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक बार फिर हमारी न्यायिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते साल फरवरी में हुए दिल्ली दंगों के आरोप में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा, जेएनयू की छात्राएं नताशा और देवांगना तिहाड़ में बंद थीं। तीनों पर आतंकवाद विरोधी कानून UAPA एवं अन्य धाराओं में मामला दर्ज है। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों इन तीनों को जमानत दे दी थी। सवाल जमानत देने पर नहीं, बल्कि जमानत आदेश के साथ दिए गए 133 पेज के दृष्टांत पर है। यह न केवल उच्च न्यायालय की आधिकारिकता से बाहर है, बल्कि अनपेक्षित भी है। चार्जशीट के अनुसार आसिफ इकबाल तन्हा ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम खरीदा और फिर इसका इस्तेमाल चक्का जाम दंगे की योजना आदि में किया। इसी नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। बाद में यह सिम जामिया की छात्रा सफूरा जरगर को दे दिया गया। नताशा देवांगना इस गिरोह के मास्टरमाइंड उमर खालिद सरजिल इमाम के साथ शाहीन बाग के प्रदर्शन में सक्रिय रहीं। चार्जशीट में व्हाट्सएप ग्रुप की चैट्स भी प्रस्तुत है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के समय जानबूझकर भारत सरकार को दुनिया भर में बदनाम करने की योजना की तस्दीक करती है। आखिर यह कैसी अभिव्यक्ति और असहमति की स्थापना दिल्ली उच्च न्यायालय करना चाहता है, जो हिंसा और दंगे की इजाजत देता है? UAPA कानून पर जिस तरह अनावश्यक निर्णय सुनाने का काम किया गया, वह अपने आप में एक खतरनाक घटनाक्रम है। जमानत देना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यही प्रचलित है कि जमानत देते समय प्रकरण की मेरिट पर कोई टिप्पणी की जाती है। तीनों छात्रों को जमानत दी जाती है तो किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन जिस तरह ट्रायल कोर्ट में विश्लेषण को खारिज किया गया, उससे कई सवाल खड़े होते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है चुनाव बाद हिंसा की जांच। देखिए, कोलकाता में जो चुनाव के बाद हिंसा हुई थी उस पर अब कमेटी बैठी है और वो क्या जांच कैसी रहेगी, ये कई बार आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इस आर्टिकल को नहीं देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है, न्यूज़ है, अमेरिका सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध के आसार। अमेरिका के एक शीर्ष कमांडर ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो देशों की सेना वापसी के बाद यहां गृह युद्ध हो सकता है। अफगानिस्तान में तैनात जनरल ऑस्टिन एस मिलर ने काबुल में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि हमको सेना वापसी के बाद यहां गृह युद्ध की स्थिति की आशंकाओं पर भी विचार करना चाहिए। यह अफगानिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। मिलर ने कहा कि अमेरिकी सेना के यहां 20 साल रहने के बाद यह माना गया है कि समस्या का सैन्य तरीके से समाधान नहीं निकाला जा सकता, इसलिए एक राजनीतिक समझौता करना पड़ा। मिलर ने कहा कि तालिबान के हिंसा के में विस्तार करने के कारण शांति स्थापित करना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका कुछ ही दिनों में सेना की वापसी का काम पूरा कर लेगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अब अफगानिस्तान में 1000 सैनिक रहेंगे जो एयरपोर्ट और काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि काला सागर में ब्रिटेन के युद्धपोत के साथ अमेरिकी टोही विमान। ब्रिटेन के युद्धपोत के काला सागर में घुसने को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह 23 जून को ब्रिटेन की उकसाने वाली कार्रवाई नियोजित थी। इस युद्धपोत के साथ एक अमेरिकी टोही विमान भी था। पुतिन ने कहा कि ब्रिटेन की इस हरकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि हाल ही में जब जेनेवा में बैठक हुई थी तब एकदम उकसाने वाली कार्रवाई का क्या मतलब हो सकता है। रूस ने घटना को अपनी सीमा में घुसपैठ बताया है और इसमें अमेरिका के भी शामिल होने का आरोप लगाया है। तो ये आज का 1 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।